हेलो एवरीवन, दिस अनुराग पंडित। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये 12th क्लास का थर्ड चैप्टर है। खासकर इसको हम लोग जूलॉजी में पढ़ते हैं। इस यूनिट में लगभग 4 चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इस साल अभी रिमूव कर दिया गया है, जिसमें 3 चैप्टर बचे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, देन इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बाद एक चैप्टर और आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। इससे पहले हम लोग स्टार्टिंग में ये बता दें कि अगर नीट की बात करें तो हर साल लगभग इस चैप्टर से कम 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। बहुत इजी आते हैं, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ह्यूमन को भूल जाओ, हम लोग आते हैं वर्ड पे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले री और सेकेंड वन इज द प्रोडक्शन। री मीन्स क्या होता है? अगेन। री मीन्स क्या होता है? अगेन। देन प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस। प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस, कि कोई चीज अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस हो रही है। कोई चीज अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस हो रही है। जैसे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, इसका मतलब क्या है? जैसे अगर हम लोग बात करें कि जनरेशन टू जनरेशन, अगर हम लोग एवोल्यूशन में चले जाएं तो हमारे पूर्वज रहे होंगे, देन उसके बाद एक जनरेशन और आई, देन उसके बाद एक जनरेशन और आई। तो ये हो कैसे रहा है? ये किस प्रोसेस के बेसिस पे हो रहा है? तो इसमें हम लोग मेनली लेके चलते हैं कि रिप्रोडक्शन की वजह से ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्पीसीज है, ऐसा तो है नहीं कि सपोज हमारे दादाजी थे, हमारे बाबा जी थे, देन हमारे फादर थे, उसके बाद वो चीजें खत्म हो गई, हम भी तो हैं। तो वो चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? ये हो रही है रिप्रोडक्शन की वजह से। लिखा है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। हम लोग होमो सैपियंस हैं, तो ये जनरेशन बाय जनरेशन ये कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हो रखी है। और अगर हम लोग बात करें ह्यूमन के केस में, तो लिखा है कि ह्यूमन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में लिखा है कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब क्या मतलब होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस का? अगर बहुत बेसिक थोड़ी चीजें आपको अगर पता होंगी तो हम लोग जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमेशा उसमें 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होगा। किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होगा। अभी हम रिप्रोडक्शन के बारे में छोड़ देते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस इट मींस इसमें हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे हम लोग कभी ये नहीं सुनते कि फलाने के घर में कुर्सी है तो कुर्सी को बेटा हुआ है। सपोज कि कोई नॉन लिविंग चीज है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी जनरेशन को बढ़ाएगा, वो अपनी स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी वो बढ़ाएगा। तो हम लोगों के केस में क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में क्या है कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है वो क्या है? वो बायोलॉजिकल है। अगर हम लोग ह्यूमन के केस में बात करें तो ये होते हैं विविपेरस। क्या होते हैं ये? विविपेरस। अब विविपेरस का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस यंग वंस, कि जैसे हमारे फादर हैं, नेक्स्ट जनरेशन में अगर उनका कोई भी ऑफस्प्रिंग आया, कोई भी बच्चा आया, तो वो उनके जैसा ही होगा। ऐसा नहीं है, जैसे आपने सुना होगा विविपेरस एनिमल, ओविपेरस एनिमल। ओविपेरस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। हम लोगों के केस में क्या है कि डायरेक्ट बच्चे पैदा करने वाले। तो विविपेरस का मतलब होता है कि जो बच्चे पैदा करने वाले होते हैं। तो प्रोड्यूस यंग वंस। तो 3 चीजें, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, सेकेंड इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और विविपेरस, थर्ड वन इज द विविपेरस। तो हम लोग सबसे पहले अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की बात करें तो इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन इसके बाद धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ता है। जैसे अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। देन इसके बाद फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। हम लोग समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। तो उससे पहले अगर हम लोगों को मेल स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम?
सबसे पहले एनसीईआरटी हम लोग देखते हैं, नॉर्मली हम लोग इसका लोकेशन देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल्स में रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम होता है वो होता कहां पे, होता कहां पे इन द सेंस कि उसका लोकेशन क्या होता। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा होगा कि लाइज इन पेल्विक रीजन, लाइज इन पेल्विक रीजन। अब बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये रीजन है क्या, कि भाई पेल्विक रीजन क्या होता है। जैसे बहुत बेसिक सी चीज है कि बहुत आप अगर रिस्पायरेशन पढ़ते हो, जैसे ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ते हो, उसमें बहुत आता है कि थोरैसिक कैविटी क्या है, एब्डोमिनल कैविटी क्या है। तो इसके लिए हम लोग पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मतलब पेल्विक रीजन होता कहां पे है। तो हमारे पेट वाले रीजन पे यहां पे, ठीक है, हमारे यहां पे पाया जाता है एब्डोमेन मसल। क्या नाम है? एब्डोमेन, एब्डोमेन मसल, ठीक है। इस एब्डोमेन मसल के ऊपर जो भी पार्ट होगा, इस एब्डोमेन मसल के रीजन के जो भी ऊपर पार्ट होगा, जहां पे हमारे लंग्स होते हैं, जहां पे हमारे हार्ट्स होते हैं, जहां पे हमारे रिब्स, एक पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम जहां पे होता है, उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या बोलते हैं उसको? थोरैसिक कैविटी। देन इसके बाद एब्डोमेन मसल के जो लोअर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, मतलब लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन। इसी लोअर एब्डोमेन में ऊपर क्या है? थोरैसिक कैविटी क्या है, और एब्डोमेन मसल के जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब लोअर वाला पार्ट है, लोअर एब्डोमेन का पार्ट है, इसमें पाया जाता है क्या? इसी को बोलते हैं पेल्विक रीजन। तो अगर कोई पूछेगा कि क्या है पेल्विक रीजन, तो लोअर एब्डोमेन का जो पार्ट होता है वो होता है पेल्विक रीजन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पाया जाता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है पेल्विक रीजन में। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर फाउंड इन पेल्विक रीजन, ठीक है। तो एक पॉइंट ये क्लियर है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया कहां जाता है। अब देखना यह है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरीके के ऑर्गन पाए जाते हैं। हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरीके के ऑर्गन पाए जाते हैं। जो पहला ऑर्गन होगा, जो दूसरा ऑर्गन होगा, जो पहले ऑर्गन होंगे, उनको बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मतलब एक तरीके से ये होता है कि कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, उसको दो तरीके से दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो ऑर्गन में डिवाइड किया गया। जो पहला पार्ट होगा उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और सेकंड क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। जो कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको दो तरीके के दो पार्ट में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द सेकंड वन इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब हम किस बेस पे डिवाइड करते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा क्या, और किस बेस पे हम डिवाइड करते हैं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के केस में हम लिखते हैं कि जहां पे गैमीट का प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, कि जिस ऑर्गन में गैमीट का प्रोडक्शन होगा, जिस ऑर्गन में गैमीट का प्रोडक्शन होगा, उस ऑर्गन को क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, नंबर 1। और सेकंड पॉइंट है सोर्स ऑफ सेक्स हार्मोन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी ऑर्गन को प्राइमरी बोल रहे हैं, ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन के केस में अगर हम किसी ऑर्गन को प्राइमरी बोल रहे हैं, तो उसके लिए दो तरीका है, मतलब दो चीजें उसमें होनी चाहिए। नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, ऐसा ऑर्गन जहां पे गैमीट का प्रोडक्शन हो, और सेकंड इज जहां पे सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन हो। अगर ये दो चीजें जिस भी ऑर्गन में हो रही, उस ऑर्गन को क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये दोनों जो चीजें होती हैं वो कहां पे होती हैं? एग्जांपल इज टेस्टिस। तभी तो टेस्टिस को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों? क्योंकि टेस्टिस में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और टेस्टिस के अंदर ही सोर्स ऑफ सेक्स हार्मोन, मतलब मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन कहां होता है? टेस्टिस के अंदर। अब अगर हम लोग बात करें कि टेस्टिस का फॉर्मेशन कराता कौन है, तो अभी बहुत डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर अभी बेसिकली ये जानते हैं कि जो भी टेस्टिस का फॉर्मेशन आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। वहां पे जब हम लोग पढ़ते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ते हैं, तो वहां पे जब हम लोग पढ़ते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एफएसएच। कहां से निकलता है? फ्रॉम एफएसएच, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच निकला, उसने किसका डेवलपमेंट करा है? टेस्टिस का।
फिर उसके बाद जब टेस्टिस में सेक्स हार्मोन का डेवलपमेंट होगा, जैसे एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, वो क्या करेंगे, वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कराएंगे। बहुत बेसिक से फिर एक बार देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पाया जाता है, पेल्विक रीजन में। देन इसके बाद इसको दो तरीके के ऑर्गन हम लोग डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किस बेस पे बोलेंगे, जिस ऑर्गन में हम लोग गेमीट का प्रोडक्शन होगा और जिस पार्ट में हम लोग सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन देख पाएंगे उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहां पे हो रहा है, टेस्टिस के अंदर हो रहा है, इसीलिए टेस्टिस को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच निकलता है। वो एफएसएच क्या होता है, टेस्टिस का डेवलपमेंट कराता है। जब टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है तो वहां से क्या निकलता है, सेक्स हार्मोन बनता है। सेक्स हार्मोन मतलब एंड्रोजन। एंड्रोजन के मेनली हम लोग बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन का, तो वो टेस्टोस्टेरोन जाके वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कराता है। अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ये क्लियर है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट। दूसरा जो पार्ट है वो एसेसरी ग्लैंड। द सेकेंड वन इज द एसेसरी ग्लैंड। जो पहला पार्ट है वो एसेसरी डक्ट, सेकेंड वन इज द ग्लैंड, और थर्ड इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तीसरा क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एसेसरी डक्ट क्या है, जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है, टेस्टिस के अंदर, तो उसको जब यूरेथ्रा के थ्रू हमको बाहर इजोकुलेट करना, बाहर निकालना, तो वो तो किसी डक्ट के होते हुए जाएगा ना, तो इसी डक्ट को क्या बोलते हैं, एसेसरी डक्ट बोलते हैं। जैसे जो उसका पाथ है वो है रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस के बाद जाएगा वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के बाद जाएगा रेटी टेस्टिस, देन इसके बाद वासा एफरेंशिया, फिर उसके बाद जाएगा एपिडिडाइमस एंड सो ऑन। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि जो स्पर्म ट्रांसपोर्ट का पाथ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि अब मैं ऐसे नाम ले लेता हूं, जैसे रेटी टेस्टिस, देन इसके बाद वासा एफरेंशिया, देन इसके बाद एपिडिडाइमस, देन इसके बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद सेमिनल वेसिकल से आके डक्ट मिलता है जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। वो इजैकुलेटरी डक्ट ओपन कहां होता है, यूरेथ्रा में ओपन होता है। वो कहां पे ओपन होता है, यूरेथ्रा में, जिसके बाद बाहर एजुकुलेशन हो जाता है। देन इसके बाद करें हम लोग एसेसरी ग्लैंड की। ग्लैंड मतलब क्या होता है, ग्लैंड मतलब होता है कुछ ऐसे ऑर्गन जो कुछ प्रोड्यूस करे, कुछ ऐसी चीज जो कुछ प्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलते हैं, ग्लैंड। अब एसेसरी ग्लैंड के केस में तीन चीजें, तीन नाम दिए हुए, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, देन इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड वन इज द बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड। एसेसरी डक्ट, देन इसके बाद ग्लैंड, ग्लैंड मतलब क्या है, जो कुछ चीजें प्रोड्यूस करेंगे, जैसे सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल। जो सेमाइनल वेसिकल होता है वो पेयर में होता है, मतलब पेयर मतलब ये कि इनका नंबर कितना होगा, 2 होगा। प्रोस्टेट का जो नंबर होगा वो 1 होगा, और जो बल्बो यूरेथ्रल होता है वो 2 होता है, मतलब पेयर में। तो पेयर में कौन कौन से होते हैं, सेमाइनल वेसिकल जो पेयर में होगा, इसका मतलब उसका 2 नंबर होगा, 2 होगा। देन इसके बाद प्रोस्टेट सिंगल होता है, और बल्बो यूरेथ्रल की बात करेंगे तो 2 होता है। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, सबसे लास्ट हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हम लोगों को जो आंखों से बाहर दिखाई दे, तो बाहर क्या दिखाई देता है, नंबर 1 इज द पेनिस, नंबर 1 इज द पेनिस, और सेकंड इज द स्क्रोटम, जो बॉडी के बाहर दिखाई पड़ता है। तो ये चीजें क्लियर है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है कि जो हमारी आंखों से जो हमको बाहर दिखाई पड़े, किस केस में, मेल रिप्रोडक्टिव केस में। वो क्या क्या है, एक नंबर 1 इज द पेनिस और सेकंड इज द स्क्रोटम। स्क्रोटम बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना देखते हैं कि जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पाया जाता है, पेल्विक रीजन में, नंबर 1। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, नंबर 1 इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकंड इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला गया, सबसे इंपॉर्टेंट, जिस भी जगह गेमीट का प्रोडक्शन होगा, मतलब मेल के केस में मेल गेमीट का फॉर्मेशन, फीमेल गेमीट में फीमेल गेमीट का फॉर्मेशन, तो नंबर 1 इज द गेमीट का फॉर्मेशन, सेकंड इज द सोर्स ऑफ सेक्स हार्मोन, और जहां पे सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होगा, अगर ये 2 चीजें हो रही हैं तो वो कहां पे होंगी, वो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एग्जांपल क्या है, टेस्टिस।
देन इसके अलावा जो भी चीजें बची वो क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एसेसरी डक्ट, देन एसेसरी ग्लैंड होगा, देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एसेसरी डक्ट क्या है कि जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो जिस पाथ के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकलेगा, उसके लिए अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट है। तो डक्ट है मतलब एक नली, जिस नली के थ्रू स्पर्म बाहर निकलेगा। वो कौन कौन से, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। देन वास डिफरेंस में सेमाइनल वेसिकल्स आके अटैच होता है जो एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। वही इजैकुलेटरी डक्ट आगे यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। देन बाद में उसके बाद इजैकुलेशन हो जाएगा, वो बॉडी के बाहर आ जाएगा। तो ग्लैंड में क्या होता है, ग्लैंड ये होता है कि जो कुछ प्रोड्यूस करे, जैसे सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के केस में हमारी आंखों से जो चीज बाहर दिखे, जैसे पेनिस और स्क्रोटम। सो गाइस हम लोग इतना एक जो बेसिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक बेसिक पार्ट है वो हमने देखा है। इसको पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए प्रॉपर हमको कम से कम 1-1.5 घंटे का टाइम, और बहुत बेसिक्स आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। थोड़ा सा टाइम लगता है एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक से कुछ कुछ पॉइंट है जो मैंने स्टार्टिंग बताया, जो मैंने अभी बताया, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज क्या होता है, देन इसके बाद किस रीजन पाया जाता है। तो बहुत डिटेल में मैंने बहुत बेसिक से ट्राई किया आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में।